पंजीकृत जो नस्लें हैं पशुओं की वो टोटल आपके 212 नस्लें, ध्यान में रखना। अब 212 नस्लें हमने कंप्लीट देखी थी, जिनमें से आपके हंस और जो याक है इसकी दोनों की एक एक नस्ल है। फिर नेक्स्ट बतख है, उसकी कितनी नस्लें थी आपके? 2 नस्लें थी। भैंस है, भैंस की नस्लें कितनी थी टोटल? भेड़ की 44 थी, भेड़ की 44 थी और भैंस की इसके अंदर 20 थी। फिर आपके सुअर की नस्लें 3 थी, 13, सॉरी सुअर की नस्लें 13 थी इसके अंदर, ध्यान रखना, ठीक है ना। और गायों की जो नस्लें थी वो टोटल इसके अंदर 53 नस्लें थी। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हो भी 53 डिस्ट्रिक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग आपके टोटल जो नस्लें हो जाएगी वो आपके गाय की कितनी हो जाएगी? 53 नस्लें हो जाएगी। सुअर की 13 थी इसके अंदर, ठीक है। और जो नई नस्लें इसके अंदर थी बकरी की 3 ऐड कर रखी थी, और पहले इसके अंदर बकरी के आपके 34 और 3 ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 37। कुत्ता और गधा इन दोनों की साथ में याद रखो 3-3। 19 मुर्गियां, 19 ऊंट पर नहीं बैठना, मतलब ऊंट आपके 9 हो जाएगा। गाय का देख लिया, भैंस के अंदर 20, खच्चर और घोड़ा इनको साथ में याद रखो, मतलब 7। इस प्रकार NBAGR के द्वारा जो टोटल 212 नस्लें हैं ये आपके पंजीकृत कर रखी है। और इसका जो मुख्यालय है वो आपके कहां पे? करनाल, हरियाणा के अंदर। आज जो टॉपिक ऐड करेंगे ना वो आपके इसके अंदर होगा जितने भी पशु हैं उन पशुओं की नाड़ी रेट और श्वसन रेट, मतलब रेस्पिरेशन रेट, वो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। मैंने पहले आपको 2 पशुओं की नाड़ी रेट और आपके श्वसन दर बता रखी है। पता है किस किस के? हाँ, घोड़े के अंदर मैंने 8 पार्ट बताया था आपको। 8 से 16 तो क्या हो जाएगी? नाड़ी रेट। और इससे अगर 32 से 40 क्या हो जाएगी? श्वसन दर। और अगर गाय के अंदर है, गाय के अंदर 25 से 30, 20 से 25, वो तो आपकी नाड़ी रेट। इसका डबल करेंगे यहाँ पे 40 से 50 क्या हो जाएगी इसके अंदर? श्वसन दर। तो आज पशुओं के अंदर हमें यहाँ पे जितने भी पशु है ना उनके अंदर हमें यहाँ पे श्वसन दर और नाड़ी रेट ध्यान में रखनी है। विभिन्न पशुओं का, विभिन्न पशुओं में हेडिंग डालो ये श्वसन व नाड़ी दर प्रति मिनट। एक आपको पता हो तो मैंने गाय के अंदर जब शब्दावली पढ़ी थी तो वहां पे कॉक्सिजियल धमनी लिखवाया था, उसके द्वारा हम नाड़ी दर पता कर सकते हैं ना। करें शुरू, लिख ली हेडिंग तो। अब एक बार इधर देखना, लिखना नहीं है एक बार। गाय और भैंस की चीजें सेम थी ना, और भेड़ और बकरी की चीजें भी सेम थी। गर्भकाल याद करो भेड़ और बकरी का। गर्भकाल 5 महीने 5 दिन। भेड़ में देखिए सुरेंद्र ने उबा से मां क्या बढ़ जाती है बार मुंडिया में। तो वाण देना बच्चे कन ले और हो तो बच्चे देखो इधर गाय भैंस का साथ में याद रखना है, बकरी और भेड़ का साथ में याद रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। और चीजें लगभग रिलेट करके पढ़ोगे तभी ये आंकड़े इसमें याद होंगे आपको। हमेशा ये ध्यान में रखना नाड़ी रेट कम होगी और श्वसन दर नाड़ी रेट से क्या होगी यहाँ पे? सॉरी, हाँ, श्वसन दर कम और नाड़ी रेट। घोड़े में कितनी बताई थी मैंने नाड़ी रेट आपको? 8 से, एक तो ये 8 से 16 और एक 32 से 40। इसमें अब श्वसन दर कौन सी होगी बताओ? और नाड़ी रेट कौन सी होगी? 8 से 16 वाला। पहले देखो उसमें वापिस एक बार।
श्वसन दर, ठीक है, सही है, वो लिखा हुआ। एक साइड में जानवर का नाम यहां पे, और इस तरफ हम लिखेंगे यहां पे नाड़ी दर, और इस तरफ हम लिखेंगे यहां पे श्वसन दर। सबसे पहले देखो आप इसमें जानवर के अंदर जो मैं एक एक बता रहा हूं आपको, एक तो बकरी का आपको साथ में याद रखना है, और बकरी के अलावा यहां पे भेड़ का साथ में याद रखना है, बकरी और भेड़। गर्भकाल जब हमने पढ़ा था बकरी और भेड़ के अंदर, तो भेड़ के अंदर मैंने बताया था भगाना मतलब 5 दिन क्या करने कम, और बकरी में बढ़ाना है 5 दिन, तो 5 दिन क्या करने आपको ज्यादा। तो इन दोनों का साथ साथ याद रखना है ना, इन दोनों का क्या करना है, साथ साथ याद रखना है। साथ साथ नहीं, आपको 7-8 याद रखना है, 7-8। अब 7-8 आपके इसके अंदर नाड़ी दर नहीं होगी, नाड़ी दर होगी यहां पे ध्यान में रखना 70 से 80। तो भेड़ के अंदर भी यहाँ पे ध्यान में रखना जो नाड़ी दर होगी वो कितनी होगी, 70 से, सेम ही है ना, दोनों के अंदर आंकड़े बराबर चलाने। जब शब्दावली पढ़ी थी तो कुछ वर्ड भी इसमें कॉमन आए थे, दोनों की शब्दावली आपको इक्वल चलानी है। यहाँ पे नाड़ी दर है ध्यान में रखना 7-7 नहीं 7-8 याद रखना है, वो याद हो जाएगा इसका नाड़ी दर। अब नाड़ी दर हमारे पास में यहाँ पे आ गई, तो श्वसन दर ध्यान में रखना क्या होगी, कम होगी ना। अब श्वसन दर कम होगी तो यहाँ पे आपको लगभग जो श्वसन दर याद रखनी है इनके अंदर सेम होगी, और वो है यहाँ पे 12 से 20, 12 से 20, और इसमें भी आपके 12 से 20 प्रति मिनट, वो आपके 12 से 20 बार श्वसन की क्रिया करेंगे यहाँ पे। तो नाड़ी दर 7-8 70 से 80, और श्वसन दर दोनों के अंदर सेम है, यहाँ पे 12 से कितना हो जाएगी, यहाँ पे 20 हो जाएंगे दोनों याद। फिर आगे जो मैं 3rd नंबर और 4th नंबर बता रहा हूं इनको साथ में याद रखना है। एक तो मैं बता रहा हूं इसके अंदर गाय का और एक भैंस का साथ में याद रखना है, क्योंकि शब्दावली भी तो आपने देखी थी लगभग सेम ही थी, तो सेम थी वहां पे। अब बताओ आप, भैंस के अंदर हमने गुण सूत्र पढ़े थे, कितने थे, और गाय के अंदर दोनों का अंतर कितना है, 10 का अंतर है ना। तो भैंस के अंदर आपको याद रखना है यहाँ पे 50, गाय के अंदर आपको करना है यहाँ पे 50 से 40, 50 से क्या करना है 40। अब ध्यान में रखना है यहाँ पे, जैसे बकरी और भेड़ के अंदर आपने दिन गर्भकाल पढ़ा था, भेड़ में तो 5 भगाना है मतलब कम करना है, और बकरी में बढ़ाना है। तो आप भैंस में से गाय में से आपके किसका कम करोगे बताओ, अब भैंस का कम करोगे ना, बस 5 दिन ही कम करने, इसमें 40 से 45 हो जाएगा, इतना ही अंतर है और कुछ नहीं। श्वसन दर है यहाँ, सॉरी जो नाड़ी रेट है वो आपकी गाय के अंदर 40 से 50 प्रति मिनट, और भैंस के अंदर यहाँ पे 40 से 50, 40 से 45। अब देखो एक इसी के अंदर गाय की बात करें, इसका आधा कितना होगा यहाँ पे 20 से 25। अब इसमें आधा नहीं करना है, ध्यान रखना, आधा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, सबके अंदर ये रूल फॉलो नहीं होगा। इसके अंदर आपको करना है यहाँ पे 15 से 18, 15 से 18। फिर से ध्यान रखना, बकरी और भेड़ है इनको 7-8 में याद रखना है, 7-7 में याद रखना है। 7-7 का मतलब 7-8, 70-80 नाड़ी रेट हो जाएगी, और 12 और 20 क्या हो जाएंगे इसमें श्वसन दर। गाय और भैंस है इनके आप भैंस से याद रख सकते हो कि 50 गुणसूत्र है, तो 50 आप गाय के अंदर करो तो 10 का अंतर होता है, तो 40 हो जाएगा, 40-50 गाय में, और भैंस में आपके 40-45। गाय वाला आधा करोगे तो काम चल जाएगा, इसमें 20 से कितने हो जाएंगे 25, और 20-25, 20 से 2-2 3-3 कम कर दो, तो 2 कम करेंगे 18, और 3 कम करेंगे तो 18 में से 15, तो 2-3 ही कम करने यहाँ पे आपको गाय में से। तो यहाँ पे गाय में जो श्वसन दर है वो आपकी 20 से 25, तो भैंस में कितनी हो जाएगी यहाँ पे 15 से 18। अगला ध्यान में रखना है यहाँ पे 5 नंबर आपको ऊंट का। अब ऊंट का डायरेक्ट याद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई इसका मतलब फॉर्मूला नहीं है भी। इसमें 28 से 32 नाड़ी रेट क्या होगी यहाँ पे 28 से 32। अब ध्यान में रखना, एक हमने ऊंट के अंदर गुण सूत्र याद किए थे, आपको पता होगा। ऊंट है वो चारों पैरों से साथ में चलता है, चारों पैरों से क्या करता है साथ में चलता है, तो श्वसन दर क्या हो जाएगी 4 से 7।
हमने उल्टा लिखा था, वहां पे 74 गुणसूत्र लिखे थे। यहां पे इसमें कितने हैं, यहां पे श्वसन दर 4 से 7। फिर अगला जो 6 नंबर है इसके अंदर, वो आपको याद रखना, एक तो सुअर का और एक 7 नंबर आपको मुर्गे का। अब मुर्गे के अंदर देखो, ये बाकी वाले कोई उड़ते हैं क्या इनमें से? मुर्गा उड़ता है क्या? उड़ता है? ज्यादा दूरी तक तो नहीं उड़ेगा ना, शरीर का भार ही तो इतना है। तो इसके अंदर ध्यान में रखना, नाड़ी रेट और जो नाड़ी रेट होगी ये सबसे ज्यादा होगी, नाड़ी रेट सबसे ज्यादा। अब उड़ेगा तो हाँप जाएगा, तो नाड़ी रेट बढ़ेगी, और नाड़ी रेट जो बढ़ेगी इसके अंदर वो 200 से आपके 350 तक। नाड़ी रेट कितनी होगी? 200 से 350 प्रति मिनट। अब इसका भी आधा नहीं चलेगा, यहां पर ध्यान रखना। और हमेशा इसमें मुर्गे के अंदर आपको 15 से 30, ये क्या होगी आपके श्वसन दर, 15 से 30। अब याद कैसे रखना है, यहां पे आपको कर लोगे याद? कैसे करोगे? मुर्गे के अंदर ध्यान में रखना, देखो कैसे याद करना है। सबसे ज्यादा इसमें नाड़ी रेट होगी, और सबसे ज्यादा होगी तो आप पहले इसमें 20 और 30 याद रखो। क्या याद रखोगे? 20 और 30। अब इसमें कुछ नहीं करना है, यहां पे 20 और 30 के एवरेज का ये हो जाएगा यहां पे श्वसन दर, उसमें कुछ नहीं करना है। यहां पे 0 जोड़ दो और यहां पे 0 जोड़ दो, तो 300 का इसमें फिक्स देखो, यहां पे लगभग एवरेज मिलेगा आपको। ये पूरा कंफर्म, ये 200 से 350 नहीं देगा, वो या तो आपको 250 से 300, या फिर पूरे आंकड़ा पूरा चेंज देगा, तो वो देगा आपके मान लो 100 से 150, या 50 से 100, या आपके 400 से 500, ऐसा दे सकता है। और इसके अंदर जो एवरेज मिलेगा आपको, वो आपके 200 से 250, या 200 से 300, या 300 से आपके 350 दे सकता है। तो लगभग पास का आंकड़ा मिलेगा, ध्यान रखना। जैसे गर्भकाल का आंकड़ा 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है ना, वैसे लगभग पास का आंकड़ा देगा आपको इसके अंदर। अब ये जो सुअर का बाकी है इसके अंदर, और सुअर के अंदर हमेशा किसका आंकड़ा इसके साथ रहा है भाई, बताओ तो? 3 का आंकड़ा क्या रहा है इसके साथ? यहां पर 3 का आंकड़ा नहीं आएगा, बाकी के अंदर 3 का आंकड़ा लगभग आपको मिलेगा। इसकी जो नस्लें पड़ी थी हमने कल, वो भी 13 थी, 3 नई नस्लें ऐड कर रखी थी। इसमें ध्यान में रखना, सुअर के अंदर आपको 60 से 80, ये तो क्या हो जाएगी नाड़ी रेट, और जो श्वसन दर होगी वो हो जाएगी 8 से 18, 8 से 18। ये टोटल आपके 7 जानवरों के यहाँ पे ध्यान रखने, नाड़ी रेट और श्वसन दर। लिखो इनको। बॉडी का यहीं पे ऐड कर देता हूं एक्स्ट्रा। इसका यहां पे ऊपर कनेक्ट कर रहा हूं, पता चल जाएगा। और 32 से, अब ये लिखो। भेड़ और बकरी को 7-8 याद रखो, 70, 80 और 20 हो जाएगा इसका यहां पे 12 से 20 श्वसन। किसका? बत्तीस 40 सही है ना? 32 40। ऊंट चारों पैरों से 7 में चलता है, 74 तो हो जाएंगे गुणसूत्र, और 4-7 हो जाएगी श्वसन दर। 7 चौक 28, 8 चौक 32, 28 और 32 ऊंट के अंदर क्या हो जाएगी नाड़ी रेट।
10-10 मिनट वाला रूल अपनाते हो रहे। सबसे ज्यादा किसका? मुर्गे का नाड़ी रेट। लिख लिया ये? स्टाई लिखा था एक नाम हमने कहीं पे, किस में लिखा था बताओ? सुअर में लिखा था। किड किस में लिखा था? भेड़ में क्या लिखा फिर? लैम। ट्रिप पे कौन जाते हैं भाई? फ्रॉक कौन पहनते फिर? मतलब फ्लॉक हो जाएगा ना, भेड़ के समय को फ्लॉक, बकरी के समय को ट्रिप। लिख लिया ये? याद हो गया? चलो बताओ फिर। सबसे पहले मैं जिसका पूछूं उसी का ही बताना है। बता दोगे? अब इसमें तो आंकड़े आप पास पास लिख रखे हैं, अब आपको ये बताओ किसका है? देखो ऊंट का याद करोगे ना, ऊंट के लिए आपको याद करना है, पहली बात तो इसमें ध्यान रखना, ऊंट है वो चारों पैरों से सात में, तो चौहत्तर तो गुणसूत्र, और 4-7 करोगे तो आपके इसमें श्वसंदर। 7 कितने होते हैं? 28 में 4 ही तो बढ़ाने 32। कंफर्म याद, वहां पे ऑप्शन आएगा ना, आपको पता लग जाएगा यही ऑप्शन करेक्ट होगा। अब मुर्गे में सबसे ज्यादा आपकी नाड़ी रेट होगी, यहां पे मुर्गे में सबसे ज्यादा नाड़ी रेट होगी। अब इसका ये किसका बताओ तो? सुअर का है ना। और ऊपर आप देखोगे ये दोनों किसके? गाय, ये आपके बकरी का, और इसमें से बताओ बकरी का कौन सा है, भेड़ का कौन सा है? दोनों सेम ही। ये अगर सुअर का यहां पे लिखते तो और एडजस्ट हो जाता, क्योंकि 70 यहाँ पे 60 और 80, वहां पे 12 और 20 दोनों का अंतर कितना हो रहा है? 8, 2 ही तो कम करने वहां पे, 8 18। ये आपके दोनों, ये किसका होगा ऊपर वाला, और ये किसका होगा? भैंस का हो जाएगा ना, क्यों गाय में यहाँ पे 50 आएंगे, लेकिन भैंस में कितना आएंगे? 45। कर लोगे? ये लो। अब इसी के अंदर ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ नाड़ी रेट का। जैसे हमने गाय के अंदर लिखा था भी कोक्सीजियल धमनी के द्वारा उसमें हम नाड़ी रेट है वो चेक कर सकते हैं, तो वैसे ही दूसरे पशुओं के अंदर कैसे हम नाड़ी रेट चेक करेंगे वो आपको लिखना है यहाँ पे। तो अलग से इसी के अंदर लिखना आपको, कंटिन्यू फर्स्ट नंबर पॉइंट बना के साथ में लिखो भैंस और गाय। नाड़ी दर
कहां पे होती है भाई ये धमनी? पुंछ के अंदर, या पुंछ धमनी कह सकते हैं इसको। घोड़ा और जो खच्चर है ना, ये आपको ध्यान में रखना, यहाँ पे फेशियल कराने के लिए जाते हैं। घोड़ा और खच्चर फेशियल कराने के लिए जाते हैं। आपको पता होगा भी घोड़े के अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी थी? 64। गधे के अंदर, खच्चर के अंदर 7वीं है ना, तो 7 तो जाएंगे यहाँ पे फेशियल करवाने के लिए। फेशियल धमनी, फेशियल धमनी, इसी को हम यहां पे मैक्सिलरी धमनी भी कहते हैं। हैं? कहां पर होती है? गले के पास में। कई बार देखते हैं ना डॉक्टर हाथ लगा कर, मतलब पशुओं के, हमारे तो लगाते हैं उनके, तो वो आपके मैक्सिलरी या फिर फेशियल धमनी। फेरोविंग लिखा था एक जगह, आपको पता होगा किसमें? सुअर में लिखा था। सुअर फिरता है और मादा फिर फिर के आपके प्रसव की बच्चे देती है, तो प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है? फेरोविंग। तो यहां पर आपके फेमोरल धमनी होगी, वो सुअर के अंदर होगी। बकरी और सुअर, बकरी और सुअर में जो नाड़ी रेट है वो किससे मापते हैं? फेमोरल धमनी, फेमोरल धमनी। इसमें पैर को पकड़ा जाता है, ध्यान रखना है। फेमोरल, ये फीमर से बना है यहां पे नाम। बकरी और सुअर में फेमोरल धमनी, हाँ पैर में लिख लेना यहां पे आप। यह पिछले पैर में होती है, या इतना ही लिख लेना, पिछले पैर में। मुर्गी का क्या पकड़ोगे आप? टांगड़ो। उसमें डायरेक्ट हम श्वसन दर बता सकते हैं, ठीक है ना। और जितने भी पशु है ना दूसरे, ये तो नाड़ी रेट का है। अगर श्वसन दर ज्ञात करनी हो पशुओं के अंदर, तो कैसे ज्ञात करोगे कि भी वो कितनी बार श्वास ले रहा है? क्यों? पशु बीमार होगा ना, तभी तो श्वसन की दर है वो या तो कम होगी या फिर ज्यादा होगी। तो जो पशु होते हैं ना, उनके नाक के आगे हाथ रखेंगे 1 मिनट तक, वापिस हवा कितनी बार आपकी बाहर आ रही, कितनी बार वो ले रहा है, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? श्वसन दर चेक कर सकते हैं। और नाक होता है ना, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे नथुने। क्या बोलते हैं? नथुने। तो ध्यान में रखना, श्वसन दर का मापन, श्वसन दर का मापन पशुओं में नथुनों पर हाथ रखकर निकलने वाली श्वास की गणना की जाती है। क्या फिर आप फिक्स बता पाओगे कि भाई इतनी बार श्वास ले रहा है? मतलब उसका कुछ एवरेज ही तो बताओ कि भी यहां से लेकर इतनी रेट है उसके अंदर, तो वो फिक्स नहीं होगा उसमें, ठीक है ना। ये लिखो, ये आपके इसमें नाड़ी रेट और श्वसन दर का ये टॉपिक है, छोटा सा ये होता है कंप्लीट। मुर्गी का नहीं बताऊं उसमें,
मतलब उसमें कोई ऐसी धमनी नहीं है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि उस चेक कर सकते हैं। बकरी और ये भेड़ के अंदर यही होगा इसमें। भेड़ का ये बकरी के साथ में भी। पेपर देखा है क्या पिछली साल का आपने? उसमें कुछ वर्ड आ रखे थे, मतलब शब्दावली है, और शब्दावली से पूछा जाता है ये क्या होता है, तो वो शब्दावली से रिलेटेड कुछ वर्ड है, वो मैं और बता रहा हूं। 3 वर्ड है यहां पे इसी के अंदर। एक पशुओं से भी, कोई भी अगर एक पशु बीमार होता है तो उसको स्वस्थ पशु से अलग रखना पड़ेगा ना, कि वो दूसरे पशुओं को बीमार ना कर दे। और एक हम क्या करते हैं यहाँ पे, भी कोई भी गाय है, उस गाय के पास में किसी नवजात बच्चे को रखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। और एक कोई मानवी ब्याने वाली गाय है या फिर ब्याएगी तो उसका जो नवजात बच्चा उसको मां से अलग करना, वो आपके क्या कहलाता है। 3 वर्ड है, वो 3 वर्ड यहाँ पे याद रखना आपको। मतलब नाड़ी रेट वाला और श्वसन दर वाला, ये आप कितने ही टॉपिक है यहाँ पे, वो होता है कंप्लीट। अब कुछ शब्दावली है वो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, महत्वपूर्ण शब्दावली हेडिंग डाल देना आप। लगभग इसमें 20-30 वर्ड होंगे यहाँ पे साथ में। महत्वपूर्ण शब्दावली। विनिंग, सकलिंग, अब मैं आपको पूछता हूं इसमें से, अगर बीमार पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रखेंगे तो इनमें से कौन सा वर्ड काम में आएगा? आप बताओ खुद थोड़ा। है दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, पहला आएगा? पक्का है? आपने थोड़ा थोड़ा मतलब पॉइंट लगाया होगा भाई, सर ऐसे ही बताएंगे। ये वर्ड है ना नीचे, कलंक, याद रखना है। कलंक का मतलब क्या होता है? कोई भी मान लो कि भी कोई बुरी घटना हो जाती है या कोई गलत काम करता है तो बोलते भी तेरे ऊपर ये कलंक लग गया। अब मान लो कोई बीमार होगा तो उसको मान लो इस प्रकार से वो कलंक लग गया उसके ऊपर। तो बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखना क्या कहलाएगा यहाँ पे? कलिंग। अब एक है वर्ड यहाँ पे सकलिंग। सक का मतलब क्या होता है? देखो, अब आप एक गाय से किसी नवजात बछड़े को अलग रख सकते हो क्या? उसको शक हो जाएगा ना भी अलग करेंगे तो गाय के नवजात बच्चे को उसके पास में रखना क्या कहलाता है? सकलिंग कहलाएगा यहाँ पे। और अगर उसको अलग कर दिया हमने गाय के बछड़े को तो हमने उस पर जीत प्राप्त कर ली, विनिंग। क्या हो जाएगा? विनिंग या विनर कह सकते हो। गाय के बछड़े को उस मां से या उस गाय से अलग रखना क्या कहलाता है? विनिंग। और शक हो जाएगा तो अलग आप लेकर ही नहीं जाएंगे दूर, तो पास में रखना पड़ेगा। तो पास में रखेंगे गाय के बछड़े को, गाय के पास में, तो उसको सकलिंग। और बीमार पशु है उसको स्वस्थ पशुओं से अलग रखना क्या कहलाएगा? कलिंग। लिखो ये पहला, फर्स्ट नंबर। बछड़े को उसकी मां से और इसमें हो जाएगा नवजात बछड़े को
मां के साथ पालना। याद करने का जो तरीका बता रहा हूं उनको देख लेना, बाकी आप चाहे कैसे याद करो, फिर आपकी चॉइस है। और कलिंग का मतलब बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से स्वस्थ अलग रखना, अलग रख कर पालना। लिख लिए तीनों? नेक्स्ट पेज निकाल दूं? महावीर लाडला 3 दिन लिख रही है बच्चे। महावीर लिखे ना जटू कॉपी पाची ले लेनो हाथे, लाड नहीं रागनो, कोई देख लेला, ठीक है। अब एक वर्ड आता है यहाँ पे चेन, या फिर इसको हम कहते हैं सिलेक्शन। एक बार रुको, लिखो मत, साथ में बता दो। इसमें एक आएगा यहाँ पे काफ रीडिंग, ये तो आवाज का। हाइजीन, देखो तीनों वर्डों को यहां पे साथ में, काफ रीडिंग और हाइजीन, ये वर्ड आपको नहीं पता है, और चेन आपको पता है। सिलेक्शन, चेन का मतलब ये होता है कि भी आप मान लो आपके पास में सामने कोई भी 100 पशु रहे, और उनमें से आपको कहीं भी इनमें से आपके उत्तम नस्ल के पशु अलग करने हैं, तो कुछ लक्षणों के आधार पर अलग कर सकते हो उन पशुओं को आप, या नहीं कर पाओगे? अलग कर सकते हो ना। या फिर मान लो भी आप कहीं पर 4 भैंसें बंधी हुई है, आपको एक भैंस लेनी है, तो आपके उस लक्षण देखकर आप भैंस लोगे ना कि भी ये भैंस सही है, तो आपने उस भैंस का उन लक्षणों के आधार पे क्या किया है? चयन किया है। क्या किया यहां पर? चयन। आगे एक हम पॉइंट पढ़ेंगे, एक हेडिंग आएगी हमारे पास में, संकरण। संकरण के अंदर हमेशा क्या होता है, यहां पे नर और मादा के बीच में निषेचन की प्रक्रिया करवाई जाती है कृत्रिम तरीके से, तो उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे? संकरण। प्राकृतिक तरीके से भी तो हो सकता है। अब संकरण के अंदर क्या करते हैं यहाँ पे हम, कि जो मादा होती है उस मादा का सहवास या फिर जो मैथुन की प्रक्रिया होती है वो उत्तम नस्ल के नर के साथ करवाई जाती है, या फिर मादा को जो आपके निषेचित करेंगे ना, वो हम यहाँ पे उत्तम गुणवत्ता के जो शुक्राणु होंगे ना, उनके द्वारा हम क्या करेंगे? इनको निषेचित करेंगे। तो अब यहां पर जो गाय है, और जो हम यहां पे जिस नर का यहां पे चयन कर रहे हैं, वो नर कैसा है? उत्तम नस्ल का। तो हम चयन करके करवा रहे हैं ना, तो वो आपके क्या होगा यहाँ पे? उसको हम सिलेक्शन या फिर क्या कहते हैं? चयन। ध्यान में रखना, यहाँ पे पशुओं की गुणवत्ता के लिए पशुओं का चयन करना, ये आपके सिलेक्शन या फिर इसी को हम चयन कहते हैं, या उनको अलग छांटना, वो क्या होता है? चयन। अगला है यहाँ पे काफ रीडिंग। आप बताओ यहाँ पर काफ कहां पर वर्ड यूज किया था हमने? गाय का जो नवजात बच्चा होता है उसको हम क्या कहते हैं? काफ कहते हैं ना। और रीडिंग का मतलब होगा कि उस नवजात बच्चे की देखभाल करना, नवजात बच्चे की देखभाल करना, तो उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे? काफ रीडिंग। अब अगला वर्ड है यहाँ पे हाइजीन। क्या यहाँ पे? हाइजीन। आपको याद रखना है हाई फाई, हाई फाई। हाई फाई का मतलब कहीं पर हम जाते हैं बोलते हैं भैया ये तो जगह हाई फाई है, किसको? हाइजीन भी बोलते हैं। तो वो सेम यहाँ पे जगह है कि भी कोई भी साफ सुथरी या पशुओं का जो आवास है उसको साफ सुथरा रखना, स्वस्थ रखना, क्या कहलाता है? हाइजीन। लिखो ये एक बार तीनों। फर्स्ट नंबर चेन के अंदर लिखना यहाँ पे
शुद्ध गुणवत्ता, या फिर हम लिख सकते उत्तम नस्ल वाले पशुओं को, कौन सा उत्तम नस्ल का? अब ऐसे तो नहीं आप फिरता नहीं क्यों हांडा ने पकड़ ले, या तो वो गौशाला में होगा कोई, या गांव में आदमी वो पाडो खड़े जी का पहला रहता अब रहे कोनी, घर में पाडो ताकिया करे ना कोई, तो बट लेर तो जावा घनी बार तो कहवा आपा भी आप भैंस पाया भी कन लेर गया बोलती रही कोनी, दूजा कन लेर जाओ या डॉक्टर ने बुलाओ, तो वो आपके यहाँ पे सही नस्ल का थोड़ी होगा, क्योंकि उसके अंदर आपके निषेचन की प्रक्रिया की यहाँ पे क्षमता नहीं है कि मादा के अंदर वो निषेचन की प्रक्रिया करवा सके। और कई बार हम कहते भी आपके गाय को ले जाते हैं या भैंस को ले जाते हैं तो हम बोलते भी इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं हुई, गाय या भैंस छण गई। छण गई का मतलब उसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं हुई, बच्चे का निर्माण ही तो नहीं हुआ, तो फिर से लेके थोड़ी जाओगे उसके पास, आप नहीं लेके जाओगे ना। तो उसके अंदर शुक्राणु के अंदर इतनी क्षमता नहीं है या उस पशु के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो आपके उस गाय को निषेचित कर सके। लिखो अब आगे, शुद्ध गुणवत्ता वाले पशुओं को छांटना क्या कहलाता है? यहां पे चयन या उनको अलग करना। ये हो जाएगा नवजात बच्चे का पालन पोषण। हाइजीन का मतलब हो जाएगा पशु आवास की साफ सफाई। व निसंक्रमित रखना। निसंक्रमित मतलब कुछ ऐसा अपशिष्ट नहीं होना चाहिए जिसके कारण संक्रमण फैल सके, एकदम साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। पशु आवास की साफ सफाई व निसंक्रमण रखना, उसको हाइजीन कहते हैं। हाँ, सारे पशुओं की ये तो कॉमन। क्लास लगते हुए शायद मेरे अकॉर्डिंग 7-8 दिन हो गए। कितने वर्ड नए सीखे आपने? डायरेक्ट पढ़ लेते आप? धीरे भले हो लेकिन चीजें साथ में याद हो रही है ना, उनको वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चीजें साथ में याद होनी चाहिए। आप इसे 1 बार 2 बार पढ़ोगे तो ये याद रहेगी। पढ़ना मत छोड़ना, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ना छोड़े। अगर 10 दिन आप नहीं पढ़ो इन चीजें वापस भूल जाओगे। कंटिन्यू आप 10 मिनट 15 मिनट में ये पूरा एक पेज पढ़ लो। अगला देखो, ये वर्ड तो एकदम कॉमन सा वर्ड है, यौनारंभ। मानव के अंदर भी होता है, मतलब नर व मादा के अंदर वह उम्र या फिर जीवन की वह अवस्था जिनमें उनमें लैंगिक लक्षण दिखाई देते हैं या द्वितीयक लैंगिक लक्षण दिखाई देते हैं, वो अवस्था कौन सी कहलाती है? यौनारंभ। अब पशुओं के अंदर यौनारंभ अवस्था कैसे दिखाई देगी भी? तो पहली बात, उनके अंदर लैंगिक लक्षण तो विकसित होंगे। मादा है, मादा के अंदर पहली बार आपके मध्य चक्र आएगा तो यौनारंभ हमें पता लग जाएगा। और नर के अंदर ध्यान में रखना, नर होता है वो मादा की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है, तो वो आपकी कौन सी अवस्था होगी नर के अंदर? यौनारंभ अवस्था। लिखो आप इसमें, जब पशु के, ये सब पशुओं की यहां पे कॉमन शब्दावली ध्यान रखना, जब पशु के जनन अंग क्रियात्मक रूप से विकसित हो जाए, वह द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रदर्शित करने लगे,
मादा में यह अवस्था मध्य चक्र द्वारा तथा नर में यह अवस्था मैथुन समता द्वारा प्रदर्शित की जाती है। सिंपल सा है ये तो। कलिंग का मतलब क्या होगा? कलंग, कलंग मतलब बीमार, बीमार पशुओं को स्वस्थ पशु से अलग रखना। विनिंग का मतलब क्या होगा? मां से अलग रखना। और एक सकलिंग का मतलब क्या होगा? पास में रखना। भाई शक हो जाता है दूर ले जा रहे हैं, इसका मतलब उसको पास में रखना पड़ेगा। और चेन सिंपल है, और काफ रीडिंग और हाइजीन ये दो अलग वर्ड और आ रहे हैं। ये यौन आरंभ एकदम सिंपल सा। काफ रीडिंग, काफ का मतलब नवजात बच्चा होता है और उसका पालन पोषण करते हैं तो उसको रीडिंग कहते हैं। और हाइजीन का मतलब पशु आवास की क्या करना? साफ सफाई व उसको निसंक्रमित स्थान पर रखना। चलें आगे। लिख लिया? एक इसमें जो परिभाषा आएगी वो आएगी गर्भकाल। बंध्याकरण हमने नाम पढ़ लिया था पहले, बंध्याकरण। एक इसमें 10 नंबर में 7 में लिख रहा हूं मैं, ये दोनों हमने पहले पढ़ लिए थे गाय के अंदर, जिसको हम कहते हैं यहां पे हिंदी में नाम होता है कलिका रोदन। कलिका रोदन, कलिका रोदन को हम इंग्लिश में लिखा था यहां पे डी बडिंग, डी बडिंग। और एक हमने पढ़ा था सींग रोदन, सींग रोदन, जिसको हम कहते हैं यहां पे डी हॉर्नी। लिखो ये गर्भकाल का सिंपल ही है, मतलब गर्भ धारण से लेकर प्रसव तक के बीच का जो समय होगा उसको हम क्या कहते हैं? गर्भकाल। और गर्भकाल की टेबल बना ली थी हमने पहले। मादा पशु में गर्भ धारण से लेकर प्रसव तक के समयांतराल को गर्भकाल कहते हैं, गर्भकाल कहते हैं। बंध्याकरण का मतलब उनको जनन योग्य नहीं रखना, नर और मादा को, वो बंध्याकरण। वह प्रक्रिया जिसमें नर तथा, देखो जनरल साइंस का पोर्शन सबसे लास्ट में करेंगे, ये कंप्लीट होने के बाद में। वो पहले एक बार किया हुआ है और वापिस थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा आपने कई बार, तो वो सबसे लास्ट में करेंगे। जनन के लिए अयोग्य बना देना, कलिका रोदन और सींग रोदन तो पता है, लिखने की जरूरत है नहीं वापिस। कलिका रोदन तो आपके छोटे पशुओं के अंदर सींग को हटाने की प्रक्रिया, जिसको डीबडिंग कहते हैं इंग्लिश में। और ये सींग रोदन हो जाएगा आपके बड़े पशुओं के अंदर सींग हटाने की प्रक्रिया।
2 टर्म्स और करवा देता हूं, बाकी करेंगे कल। लगभग 25-30 के आसपास है टोटल वर्ड, पूरे करेंगे इसमें। चले आगे, लिखो लिखो। ये करवा रखा है पहले, सिंग रोदन और कलिका रोदन। दस हो गए ना पीछे नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर। देखो जो लिख रहा हूं पहले आप उनको याद करो। देखो क्या नाम लिखा भी, प्रीमी पेरस, और एक है यहां पे कैथीटर। प्रीमी पेरस और कैथीटर। कैथीटर मतलब मीटर, मीटर मतलब एक प्रकार का ये यंत्र ही तो होगा कैथीटर। कैथीटर मतलब मीटर या हीटर, मतलब ये एक प्रकार का यंत्र है। अब यंत्र क्या कार्य करेगा, जैसे हम देखते हैं ना भाई, बूढ़े जब बीमार होते हैं तो में पेशाब की नलकी लगा दे, तो वैसे ही पशुओं के अंदर जब वो बीमार होते हैं या उनके आपके जनन पथ में संक्रमण होता है, तो जिस यंत्र के द्वारा पेशाब को बाहर निकाला जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कैथीटर। अगला वर्ड है प्रीमी पेरस। प्रीमी पेरस, प्रीमी पेरस को आपको याद रखना है, यहां पे प्रेम से प्रसव। प्रेम से प्रसव मतलब कोई भी आपके मादा है जब पहली बार जीवन में, पहली बार जब आपके बच्चे को जन्म देगी या पहली बार उसके अंदर प्रसव की क्रिया होगी, उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, प्रीमी पेरस। या ऐसा मतलब बोलोगे कि प्रेम से उसके अंदर प्रसव की क्रिया हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रीमी पेरस। पहली बार जीवन काल में जब पहली बार जब प्रसव की क्रिया होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रीमी पेरस। लिखो ये, दिखाई नहीं दे रही। पशुओं में पेशाब को या मूत्र को बाहर निकालने का यंत्र वह मादा पशु जिसने, और ब्याने वाली गाय को हम क्या कहते हैं भाई, स्प्रिंग कहेंगे ना। जो अब बच्चे को जन्म देने वाली है उसको डाउन कवर, जो 1-2 महीने में ब्याने वाली उसको स्प्रिंग, और जो अब मान भी 1-2 दिन के अंदर ब्याने वाली उसको हम क्या कहेंगे, डाउन कवर। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना वो वर्ड। प्रीमी पेरस वह मादा पशु जिसने पहली बार गर्भित होकर बच्चा दिया हो, उसको हम क्या कहेंगे, प्रीमी पेरस। 12 वर्ड है, 2 बार पढ़ लेना आप इनको, हो जाएंगे याद। ठीक है, फिर बाकी करेंगे कल।